नमस्कार बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 10वीं कक्षा। विषय शिक्षक घरटे एडी। आज हम पाठ पहला अनुवंशिकता और उत्क्रांति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसमें डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन ने विविध प्रदेशों के वनस्पति तथा प्राणियों के असंख्य नमूने उसने इकट्ठा किए और उनसे उनके निरीक्षण से डार्विन ने जो सक्षम होता है वही अपना अस्तित्व बनाए रखता है, ऐसे यह बताने वाला प्राकृतिक चयन का सिद्धांत उसने प्रसिद्ध किया। डार्विन ने इसलिए ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नाम का पुस्तक भी उसने प्रसिद्ध किया था। इससे स्पष्टीकरण देते हुए डार्विन ने कहा, सभी सजीव असंख्य मात्रा में पुनरुत्पादन करते हैं। यह भी सजीव एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं और जो एक प्रकार से जानलेवा होती है ये प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए जो सजीव आवश्यक गुणधर्म दर्शाता है और वही जीवित रहता है। परंतु प्राकृतिक चयन भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रकृति में केवल अनुकूल सजीव ही जीवित रह पाते हैं, बाकी के नष्ट हो जाते हैं। जीवित सजीव पुनरुत्पादन कर सकते हैं तथा अपने भिन्न विशेषताओं के साथ नई प्रजाति का भी निर्माण करते हैं। डार्विन का प्राकृतिक चयन का यह सिद्धांत थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बहुत दिनों तक सर्वसामान्य रहा, परंतु बाद में उसमें भी कुछ विषयों के संदर्भ में विरोध किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे है कि पहला जो है प्राकृतिक चयन का यह एकमात्र मुद्दा उत्क्रांति का आधारभूत अंग नहीं है। दूसरा मुद्दा है उपयोगी तथा निरुपयोगी परिवर्तनों का स्पष्टीकरण डार्विन द्वारा नहीं किया गया। तीसरा जो पॉइंट है धीमी गति से होने वाले परिवर्तन तथा तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन, इनका उल्लेख नहीं किया गया। फिर भी डार्विन द्वारा उत्क्रांति के विषय में किया गया कार्य मील का पत्थर उसमें साबित हुआ। इसमें वैज्ञानिकों का परिचय यहाँ पर दिया गया है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, और दूसरा जो है वो है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। अभी ये इसने एक लैमार्क वाद उसमें यहाँ पर एक बताया था। उत्क्रांति होते समय सजीवों के शरीर रचना में परिवर्तन होते हैं और यह परिवर्तन उस सजीव द्वारा किए गए प्रयत्न अथवा किए गए आलस पर भी निर्भर होते हैं, ऐसा सिद्धांत उसने प्रसिद्ध किया। इसे उन्होंने इंद्रियों का उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत भी कहा था। इसके भी आगे जाकर उन्होंने ऐसा भी कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ अपनी गर्दन तानकर पेड़ों के ऊपर की पत्तियां खाने के कारण लंबी गर्दन वाला बना। उसी प्रकार से लोहार के कंधे घनों के प्रहार से मजबूत हुए। शत्रुमुर्ग, ईमू आदि पक्षियों के पंख उपयोग में न लाने के कारण वो कमज़ोर हो गए। हंस और बत्तखों के पैरों पर पैर पानी में रहने से तैरने योग्य हुए, अथवा सांपों ने बिल में जाने योग्य अपने शरीर की रचना करते हुए अपने पैर जो है वो पैर गंवा दिए। ये सभी उदाहरण जो है ये उपार्जित विशेषताएं यानी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इस स्वरूप के होने के कारण से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित वो हो गए। यही उपार्जित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत इसे कहते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यह लैमार्कवाद का सिद्धांत है। मतलब विशिष्ट स्वरूप से प्रयत्न से शरीर के अंगों का विकास तथा प्रयत्न न करने के कारण धीरे धीरे नष्ट होना मान्य हुआ, परंतु उसका पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमण अमान्य हुआ, क्योंकि स्वयं में लाए गए परिवर्तन नई पीढ़ी को नहीं दिए जाते हैं। इसकी बार बार जांच की गई और ये जो लैमार्क के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत यह आगे जा कर के गलत साबित हुआ। जाति उद्भव यानी स्पेसिफिकेशन, प्राणी और वनस्पतियों के विभिन्न जातियों का निर्माण यह उत्क्रांति का ही एक परिणाम है। प्राकृतिक निषेचन द्वारा फलनक्षम संतान निर्माण कर सकने वाले सजीवों के समूह को ही जाति कहा जाता है। प्रत्येक जाति विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति में बढ़ती है। उनका आहार, विहार,
फलन क्षमता यानी प्रजनन, समागम का काल, इसमें बहुत सारी भिन्नताएं होती है। इसी कारण जाति विशेषताएं स्थायी बनी रहती है, परंतु एक जाति से दूसरी नई जाति का निर्माण होने के लिए उनमें जनुकीय बदलाव भी उसमें जिम्मेदार होते हैं। उसी प्रकार से भौगोलिक तथा पुनरुत्पादनीय बदलाव भी उसके जिम्मेदार होते हैं। उसी प्रकार सजीवों में भौगोलिक अथवा पुनरुत्पादनीय विभाजन होने पर भी कालांतर में जाति परिवर्तन उसमें होता है, और उसी को स्पेसिफिकेशन यानी जाति उद्भव या जाति परिवर्तन भी उसमें होता रहता है। इसके बाद में मानवीय उत्क्रांति, ह्यूमन इवोल्यूशन। उत्क्रांति के कारण अत्यंत सरल एक कोशिकीय सजीवों से लेकर आज तक ज्ञात सभी जैव विविधताओं का सृजन हुआ हमें दिखाई देता है। इसमें मानव वंश की शुरुआत संक्षिप्त निम्न आकृति के द्वारा बताई गई है। करीब करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व जब अंतिम डायनासोर का विनाश हुआ, तब बंदर के जैसे दिखने वाले प्राणी, उनसे भी अधिक प्राचीन, ऐसे थोड़े बहुत आधुनिक लेम्यूर के जैसे दिखने वाले प्राणियों से वो विकसित हुए होंगे। 4 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के इस बंदर जैसे प्राणियों की पूंछ नष्ट हुई। उनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होकर उनका विकास हुआ, हाथों के पंजों में सुधार हुआ तथा वे एप जैसे प्राणी बने। कालांतर में ये शुरुआत के एप जैसे प्राणी दक्षिण तथा आग्नेय एशिया में पहुँचे तथा अंत में गिबन तथा ओरांगउटान में उनका रूपांतरण हुआ। शेष एप जैसे प्राणी अफ्रीका में ही स्थायी हुए। लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व उनसे चिंपांजी तथा गोरिल्ला का उदय हुआ होगा या उदय हुआ। लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व एप की कुछ जातियों का विकास भिन्न रूप में होता हुआ हमें दिखाई दिया। अन्न ग्रहण करने के लिए तथा अन्य कार्यों के लिए उनके हाथों का अधिक उपयोग उनको होने लगा। यहाँ पर जो मानव की वंश का प्रवास किस तरह से हुआ है, यह इस आकृति में हमें दिखाई देता है। अभी शुष्क होने वाले वातावरण के कारण जब जंगल नष्ट होने लग गए, तब ये एप जो है वो पेड़ों से उतरकर नीचे आ गए और उनके कमर की हड्डियों का विकास इस तरह से हुआ कि वो घास वाले प्रदेशों में सीधे खड़े रहने लगे। तब उनके हाथ किसी भी उपयोग के लिए स्वतंत्र हुए। ये हाथों का उपयोग करने वाले, सीधे खड़े रहने वाले पहले मानव सदृश प्राणी लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। मानव सदृश प्राणियों की सबसे पहली अभिलिखित हमारे पास है, जो पूर्व अफ्रीका के रामापेथिकस इस एप की है। आगे चलकर यह एप आकार में बड़ा हुआ, अधिक बुद्धिमान हुआ। करीब 40 लाख वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका के एप का विकास हुआ। करीब 20 लाख वर्ष पूर्व इस मानव सदृश प्राणी की रचना मानव यानी कि होमो इस प्रजाति के सदस्य जैसी अपने करीबी जैसी दिखाई देने लगी। इस तरह से कुशल मानव तैयार हुआ। करीब 15 लाख वर्ष पूर्व सीधे चलने वाला मानव का विकास हुआ। उनका एशिया खंड के चीन तथा इंडोनेशिया के इस भाग तक उनका तक अधिवास रहा होगा। यहाँ पर मानव के मस्तिष्क में हुआ विकास यहाँ पर हमें दिखाई देता है। करीब करीब 1 लाख वर्ष तक सीधे चलने वाले मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा होने की दिशा में उनका विकास होता रहा तथा उनसे अग्नि के प्रयोग को खोज निकाला। करीब 50,000 वर्ष पूर्व मानव का मस्तिष्क लगभग पूर्णतः विकसित हो चुका था और बुद्धिमान मानव यानी कि होमो सैपियंस इस वर्ग का सदस्य मानने योग्य वो हो चुका था। निएंडरथल मानव यह एक बुद्धिमान मानव इस वर्ग का पहला उदाहरण माना गया। करीब 50,000 वर्ष पूर्व क्रो मैग्नम मानव अस्तित्व में आया तथा उनके बाद यह विकास पहले की अपेक्षा तीव्र गति से वो होता गया। करीब करीब 10,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान मानव खेती करने लगा, जानवरों के झुंड पालने लगा, उन्होंने बस्तियों का निर्माण किया, फिर संस्कृति का विकास हुआ। करीब करीब 5,000 वर्ष पूर्व लिखने की कला का आविष्कार
उसमें हुआ तथा इतिहास की शुरुआत हुई। करीब 400 वर्ष पूर्व आधुनिक विज्ञान का उदय हुआ तथा 200 साल पूर्व औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई। अभी हम यहाँ तक आए हैं, फिर भी आज तक मानव वंश के उद्गम के विवरण की खोज अभी तक जारी है और आगे भी जारी रहेगी। अभी ये जो स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय आपको कंप्लीट करना है और नोटबुक में लिखना है।